हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। मैं संदीप ठाकुर आपका स्वागत करता हूं गुप्ता क्लासेस में। आइए चलते हैं आज की इस महत्वपूर्ण कड़ी पर। आज का डेटा है 13 Feb 2026 का करंट अफेयर में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बहुत बेहतर तरीके से आपने सीरीज का लाभ उठाया है और आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी वहां पर भी आप इसका इसी तरीके से लाभ उठाते रहेंगे। आइए चलते हैं इस महत्वपूर्ण कड़ी पर। अब सबसे पहले आपके सामने जो ये स्क्रीन पर दिख रहा है, आप सभी को मालूम है आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या एक मोबाइल फोन बन चुका है। सोशल मीडिया के हम बन चुके हैं गुलाम। अब अगर हम सोशल मीडिया के बने हैं गुलाम तो इससे छुटकारा कैसे पाया जाए? आइए, भारत की एक रिपोर्ट आई है, उसके बारे में थोड़ा हम दृष्टिगोचर होते हैं। क्या लिखा है? भारत में तेजी से बढ़ रहा है मोबाइल फोन की लत। भारत में तेजी से बढ़ रही है मोबाइल फोन की लत। इस लत के कारण हो गए बच्चे मंदबुद्धि। यह रिपोर्ट है इस पूरे सिस्टम की। देखिए क्या कहा गया है। बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन गेमिंग पर समय व्यतीत किया जा रहा है। एवरेज अगर मैं बात करूं 3 घंटे से ज्यादा। मैं तो इस गलती को उन मां बाप की गलती कहूंगा जो बच्चों को रोने के टाइम पर उनके हाथ में मोबाइल दे देते हैं। वो छुटकारा पाना चाहते हैं परंतु वो भूल गए हैं जितना पैसा वो स्कूल में उनके ऊपर खर्च कर रहे हैं उससे बेहतर है कि उनके हाथ से मोबाइल लेके उनकी थोड़ी देर, आधा घंटे, पौना घंटे उनसे बातचीत करें। ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन एक समाज में नया बदलाव आएगा। बहुत सारे देशों में कानून बन चुके हैं कि 16 साल से नीचे के बच्चे को मोबाइल नहीं देना है। सोशल मीडिया बैन कर दी गई है उनके लिए, क्योंकि उनसे उनके मानसिक प्रभाव, दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है वो देखना। भविष्य में हमारे देश के अंदर एक ऐसी पीढ़ी तैयार होगी जिसमें सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी होगी। देखिएगा यहां पर 49% बच्चे 9 से 17 उम्र के 3 घंटे से ज्यादा मोबाइल फोन, ओटीटी प्लेटफॉर्म इनका प्रयोग करते हैं, जिनसे उनके बौद्धिक विकास पर बड़ा एक निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। हम सब लोगों को अवेयर होना चाहिए और अवेयरनेस लेने के बाद इस बात को हमें अपने परिवारों में, अपने समाज में बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। धीरे धीरे ये एक नया कानून के तौर पर हमारे देश में भी इस पर कानून आ ही जाएगा। आइए चलते हैं आगे। कुछ खबर और है जो इस पूरी रिपोर्ट को आपको प्रकाशित की गई है। किस तरीके से बताया गया है? बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया, ओटीटी एंड ऑनलाइन गेमिंग पर 22% बच्चे 6 घंटे से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। इसके बाद बताया गया है कि भारत में बच्चों के द्वारा सोशल मीडिया, ओटीटी, ऑनलाइन गेमिंग पर 27% बच्चे, देखो 22% तो 6 घंटे से ज्यादा देखते हैं और 27% बच्चे 3 से 6 घंटे के बीच में सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। गाजियाबाद में भारत में पहला एक ऐसा वाक्य जो पूरी भारत को हिला दिया है। 3 बहनों ने किया सुसाइड। उसके बाद हर दिन कोई ना कोई रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत सरकार अवेयर हो गई है। अब वो देख रही है कि भारत के बच्चे कितना सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब यहां पर बताया गया है भारत में 18 साल या उससे कम उम्र के बच्चे 56 करोड़ हैं। भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कौन है? भारत। युवा मींस वायु, मतलब वेग। अगर इसको संभाला नहीं गया तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा और ये नेगेटिव डायरेक्शन से देश को बर्बाद कर देगा। ये यहां पर बताया गया है भारत में लोगों के पास स्मार्टफोन है। 70 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है भारत में। और सोशल मीडिया अब तो मुक्ति केंद्र बन रहे हैं। सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र अलग बनाने पड़ेंगे। जैसे नशा मुक्ति केंद्र बनाए जा रहे हैं, ऐसे सोशल मीडिया मुक्ति केंद्र आने वाला खेल है। आज डॉक्टरों की रिपोर्ट आ रही है कि आज भारत के अंदर बच्चों के जो मानसिक विकास है उसमें बड़ी अड़चन आ रही है। अगर भारत नहीं जागा, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी भारत को बर्बाद कर दे। बस यही रिपोर्ट थी। अब चलते हैं हम आगे। सवाल है, फर्स्ट क्वेश्चन है 13 फरवरी 13 Feb 2026 का डेटा है। बिंदास तरीके से नोट्स बनाते चलना। शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ये गुप्ता क्लासेस परिवार है। इस परिवार में हमें हर दिन सीखना है। 1% चेंज होना है तो परिवर्तन तो निश्चित ही है। थान्यासीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बन गई है? याद रखना, आप जानते हैं बहुत सारे लोग सोचते हैं आंख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हैंडीकैप्ड को अपने आप को अभिशाप मान लेते हैं। नहीं, उनके लिए भी भारत जैसे देश में, हमारे देश में सबके लिए बराबर क्या है? कानून है। अगर वो चाहते हैं तो कानून के तहत उनको छूट दी जाती है और जिस छूट को प्रयोग करके वो कुछ भी कर सकते हैं और उनमें अलग से एक टैलेंट भी होता है। तो यहां पर इन्होंने कर दिखाया है। थान्यासीनाथन किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बन गई है? तान्यासीनाथन हैज बिकेम द फर्स्ट विजुअली इंपेयर्ड वुमेन जज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो आप जानते हैं हमारे भारत देश के अंदर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट जिस राज्य के अंदर है, जो राज्य मसालों का बगीचा भी कहलाता है, उस राज्य का नाम केरला है। सर ये कहानी केरल में है। केरल ही ऐसा कारनामा कर सकता। कोस्टल कंट्री, मालाबार तट आपने सुना होगा, वास्को डी गामा यही पहुंचा था। तो याद रखना, अवेयरनेस काफी है इस राज्य के अंदर।
अब सवाल है कि सर थान्यासीनाथन केरल की पहली पूर्ण दृष्टि 100% ब्लाइंड महिला न्यायाधीश बन गई है। अब सबसे बड़ी बात है 100% ब्लाइंड वुमेन जज ऑफ केरला। 24-year-old Thanya has set a record by becoming the first totally blind woman judge not only the state but also of the country by passing the Kerala Judicial Service Examination. He has topped the disability category of the Civil Judge Junior Division Examination. ये कारनामा है और उसके लिए सैल्यूट है। उसने पूरे देश के उन लोगों को राह दिखाई है जो लोग सोचते हैं अब हम क्या करें, हम तो ब्लाइंड हैं, तो उनके लिए एक नया दृष्टिकोण आया है। बहुत सैल्यूटेबल काम किया थान्यासीनाथन। आगे बढ़िएगा। अब सवाल है कि सर महिलाओं की बात चली है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात चली है, आप जानते आधी आबादी की बात चली है, ठीक है। अब इनके लिए भारत के अंदर महिलाओं ने क्या ऐसे कारनामे किए हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। ठीक, मणिपुर में वाई खेमचंद सरकार में कुकी समुदाय से आने वाली नेमचा किंगपेन को डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो मणिपुर में आप जानते हैं अभी तक क्या लगा हुआ था, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, बट वहां पर राष्ट्रपति शासन हटा और हटने के बाद वहां पर जो डिप्टी सीएम बनी है वह एक फीमेल बनी है। किस समुदाय से है? कुकी समुदाय से है, कुकी समुदाय से हैं। रुद्र आर्म्ड हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए क्वालिफाइड होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। कौन? हंसजा शर्मा। हंसजा शर्मा गणतंत्र दिवस 2026 पर 140 पुरुष जवानों वाली सीआरपीएफ मार्चिंग टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। कौन अधिकारी? सिमरन बाला, जम्मू कश्मीर से। सिमरन बाला, जम्मू कश्मीर से। साउथ पोल पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? काम्या कार्तिकेयन। रिकॉर्ड बना दिया है। 17-18 साल की उम्र में इन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक रिकॉर्ड बनाया है। साउथ पोल पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? संगीता बरुआ। रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किसको किया गया है? सोनाली मिश्रा को। नागपुर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? मनाली मकरंद क्षीरसागर। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्राजक्ता कोली। भारतीय नौसेना में पहली महिला फाइटर पायलट कौन बन गई है? आस्था पुनिया। भारत की पहली महिला ई वोटर कौन बनी है? विभा देवी। ठीक है, नेक्स्ट है पहली महिला केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है? अंजू राठी राणा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? नेटुम्बो नंदी नंदित्वा। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला रोशनी नाडार। राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बनी है? शर्ली बोचवे। सुसान ले को किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता नियुक्त किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट पर भारतीय तिरंगा फहराने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है? गीता समोता। किसे बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक कमिश्नर नियुक्त किया गया है? कशिश चौधरी। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? क्रिस्टी कॉवेंट्री। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया है? शेखा नासिर अल्नोवेसा। किस भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त किया गया? यशस्वी सोलंकी को। इस तरीके से पूरे भारत में, पूरे विश्व में महिलाओं ने जो कीर्तिमान बताया है, बनाया है, उसकी एक छोटी सी झलक मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। उम्मीद करता हूं काफी जानकारी आपको मिली होगी। बार बार रिवीजन ही मूल मंत्र है, एक बार इसको रिवाइज करो, थोड़ा दिमाग में कनेक्टिविटी बन जाएगी। ऑलरेडी हम ये गुप्ता क्लासेस की लाइव सेशन में आपको पढ़ा चुके हैं। बस मैं चाहता हूं बार बार रिवीजन ही मूल मंत्र है किसी भी परीक्षा का, चाहे वो यूपीएससी की कोई परीक्षा हो, स्टेट लेवल की कोई परीक्षा हो, बैंक, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या सुपरटेट, कोई भी परीक्षा हो जहां करंट अफेयर का रोल होता है। ये गुप्ता क्लासेस फैमिली आपको बेहतर तरीके से उस पथ पर आगे बढ़ाने में, कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने में जरूर एक मील का पत्थर साबित होगी। लगातार आप लगे रहें और मंजिल की तरफ हर दिन एक कदम बढ़ते रहें। आगे देखिएगा, Who has become the new chief minister of मणिपुर? अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था मणिपुर के अंदर अब जो वहां रिजीम चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है? वहां राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, अब वहां सरकार बन गई है। अब मणिपुर के अंदर जो मुख्यमंत्री साहब बने हैं उनका नाम क्या है? युमनाम खेमचंद सिंह। युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री बने हैं। आइए चलते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। खेमचंद सिंह ऑफ द बीजेपी हैज बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। मणिपुर का जन्म कब हुआ था? जनवरी 21, 1972 में एक राज्य के तौर पर मणिपुर का जन्म हुआ। मणिपुर की राजधानी क्या है? इंफॉल है। मणिपुर की अगर मैं पॉलिटिक्स बैकग्राउंड की बात करूं तो वहां लोकसभा की टोटल सीट कितनी है सर? 2 है। राज्यसभा की सीट केवल 1 है और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट 60 है, मतलब वहां 60 एमएलए हैं। वहां लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो वहां पर टोटल जो सीट है, एमएलए हैं, विधायक हैं, तो आप लोगों को याद रखना होगा कितने विधायक हैं यहां पर? तो आप कहोगे सर 60 विधायक हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वहां पर बीजेपी मुख्यमंत्री बने हैं कौन? युमान खेमचंद सिंह। वेरी गुड।
और वहां के राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला साहब हैं, जो पहले फॉर्मर यूनियन होम सेक्रेटरी की भूमिका में रह चुके हैं, सीनियर मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं। इस तरीके से मणिपुर की झलक मैंने आपको दिखाई है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वेरी गुड। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव्ड? भारत में संविधान के अंदर एक संवैधानिक पोस्ट है स्पीकर ऑफ लोकसभा। आप लोगों को मालूम है हमारे देश में अगर मैं संवैधानिक पोस्ट की बात करूं तो नंबर 1 पर प्रेसिडेंट आते हैं, नंबर 2 पर वाइस प्रेसिडेंट हैं, नंबर 3 पर प्राइम मिनिस्टर हैं, नंबर 4 पर गवर्नर ऑफ स्टेट विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट, राज्यों के राज्यपाल अपने राज्यों में हैं, नंबर 5 पर फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, एंड 5A पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उप प्रधानमंत्री, लेकिन वर्तमान में कोई नहीं है। और उसके बाद कौन आते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आते हैं, मुख्य न्यायाधीश। और अगर मैं उसके बाद बात करूं तो स्पीकर ऑफ लोकसभा आते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, एक संवैधानिक पद है, बहुत बड़ी पोस्ट है। वहां पर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात की गई है, वर्तमान में कांग्रेस सरकार के द्वारा, विपक्ष के द्वारा ही। याद रखना है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हमेशा लोकसभा में ही जाता है, और अगर वो वहां पर बहुमत से पारित हो जाए तो स्पीकर को इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्वेश्चन यहां पर इतना ही है, कौन से अनुच्छेद में ये सारी व्याख्या लिखी है, तो आपको याद रखना होगा आर्टिकल नंबर 94 के सी में ये सारी व्याख्या लिखी है। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप पढ़ रहे हैं, ऐसे लगातार आप बढ़ते रहें। आर्टिकल 94 सी, द ऑपोजिशन हैज मूव्ड अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव लगाता है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पर 10 फरवरी 2026 में। द मोशन विल नाउ एग्जामिनेशन एंड प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द पार्लियामेंट्री रूल। द रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल नंबर 94C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंपोर्टेंट बन जाता है, लिख लेना, क्योंकि इस बार करंट का मुद्दा है। द स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ ऑल देम मेंबर्स ऑफ द हाउस। दिस प्रोविजन अप्लाई ओनली द लोकसभा, नॉट टू द राज्यसभा। ये याद रखना है। द प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये आप लोगों को याद रखना है। हमारे देश के अंदर पहली बार जीवी मावलंकर के सामने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो पास नहीं हुआ था। उसके बाद हुकुम सिंह के सामने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगर हम बात करें फिलहाल इनके सामने भी लाया गया, बट अभी तक हमारे देश में वो पारित नहीं हुआ है। यहीं पर मैं बात करूं, व्हाट डज आर्टिकल 94 से, अनुच्छेद 94 क्या कहता है? यह कहता है आर्टिकल नंबर 94 ले डाउन द 3 कंडीशन अंडर विच द स्पीकर वैकेट ऑफिस। मतलब हमारे देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं वो 3 तरीके से पद से हट सकते हैं। पहला, इफ दे सीज टू बी मेंबर ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट, इफ दे रिजाइन बाय द राइटिंग टू द डिप्टी स्पीकर। इफ दे आर रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन पास्ड बाय मेजोरिटी। फिलहाल हमारे देश में इसको लाया गया है, लेकिन अब देखना है पारित होता या नहीं, पारित तो होना ही नहीं है। ये तरीके थे स्पीकर को हटाने के। आगे बढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ये सारा होगा, रूल नंबर कौन से में होगा, कितने दिन क्या होगा, कितने लोग वोट देंगे, ये पूरा प्रोसेस है। एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं सामने से हट जाता हूं। आगे बढ़िएगा। सांसा योंगले ब्लू होल जो हाल ही में खोजा गया है, किस जल निकाय में स्थित है? सांसा योंगले ब्लू होल, ड्रैगन होल that was recently is located in which water body? ये पूछा गया है कौन सी वाटर बॉडी। अब वाटर बॉडी तो आप जानते हैं, वाटर बॉडी किसे कहते हैं? एक ऐसी ओपन वाटर बॉडी जिसका पानी, जैसे सबसे बड़ी वाटर बॉडी कौन होता है? ओशन होता है। उसके बाद क्या होता है? सी होता है। उससे अगर मैं बात करूं छोटे लेवल पर क्या होता है, तो आप कहते हो सर बाइट होता है। उससे छोटे लेवल पर क्या होता है, तो आप कहते हो सर गल्फ होता है। उससे छोटे लेवल पर क्या होता है? बे होता है। सबसे छोटा क्या होता है? क्रीक होता है। इस तरीके से ओपन वाटर बॉडी होती है। दुनिया में सबसे बड़ी वाटर बॉडी पैसिफिक ओशन है। पैसिफिक ओशन है। महासागरों में सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, और सागरों में सबसे गहरा साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी है। यह बात आप लोगों को याद रखना है, जो पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। अब सवाल है सर, यह सवाल का जवाब क्या है? जवाब तो मैं आपको दे ही चुका हूं, दक्षिणी चीन सागर। सांसा योगले ब्लू होल, ड्रैगन होल जो पाया गया है वो कहां पर पाया गया है? साउथ चाइना सी में पाया गया है। और किस जल निकाय में स्थित है? तो आप लोगों को मैंने बता दिया, साउथ चाइना सी में है। आगे बढ़िएगा सर, इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, समझने की बात करो। सांसा योगले ब्लू होल, जिसे ड्रैगन होल के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में स्थित एक विशाल जल मग्न गड्ढा है, जिसका 1 दशक से अधिक समय से अध्ययन किया जा रहा है। ब्लू होल चूना पत्थर वाले क्षेत्रों में बनने वाली गहरी खड़ी जलमग्न गुफाएं होती हैं, जो बाद में बढ़ते
समुद्री जल स्तर से भर जाती हैं। ड्रैगन होल लगभग 301 मीटर की गहराई के साथ दुनिया का सबसे गहरा ज्ञात जलमग्न गड्ढा है, जो बहामास में डीन के ब्लू होल से भी गहरा है। यह डिस्कवरी रीफ से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। स्थानीय मछुआरे इसे दक्षिण चीन सागर की आंख कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? दक्षिण चीन सागर की आंख कहते हैं। डिस्कवरी रीफ इज कॉल्ड द आई ऑफ द साउथ चाइना सी ऑफ बाय द लोकल फिशरमैन। अगर मैं बात करूं ट्रेंच, गड्ढा, तो मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में है, जो सबसे गहरा गड्ढा है, 11,033 मीटर के आसपास है। लेकिन यहां पर रीफ के बारे में, यहां पर जो बात हुई है ब्लू होल के बारे में बात हुई है, तो ब्लू होल सबसे बड़ा कौन है? ये है, आपको याद रखना है। आगे बढ़िए सर। मॉन्स माउंटेन को किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है? मॉन्स माउंटेन हैज बीन आइडेंटिफाइड एज अ पोटेंशियल लैंडिंग जोन फॉर विच इंडियन मिशन। आप सब लोगों को मालूम है चंद्रमा पर इस एक जगह का नाम है, ये मून पर। हमारे देश में मून के पूरे मिशन हमने तय किए हुए हैं। हमने तय किया हुआ है 2040 तक हम चंद्रमा पर इंसान को पहुंचा देंगे। हमने तय किया हुआ है हम भारतीय स्पेस स्टेशन बनाएंगे। हमने तय किया हुआ है चंद्रयान 4, चंद्रयान 5 लॉन्च करेंगे। ये पूरी हमारी लिस्ट है। वो लिस्ट मैं ऑलरेडी आपके सामने डिस्कशन कर चुका हूं मेरे योद्धाओं। आज सवाल है कि सर मॉन्स माउंटेन को किस भारतीय मिशन के लिए संभावित लैंडिंग क्षेत्र तय किया हुआ है कि यहां पर हमारा यान उतरेगा? तो कौन होगा वो? चंद्रयान 2 होगा, चंद्रयान 3 होगा, या चंद्रयान 4 होगा? अब एक बात बताओ, चंद्रयान 3 तक तो हम लॉन्च कर चुके हैं, तो ये चंद्रयान 4 होगा जिसका हमने लैंडिंग, कहां उतरना है चंद्रमा पर, किस स्थान पर उतरना है? साउथ पोल पर है, चंद्रमा के साउथ पर है। कौन स्थान? मॉन्स माउंटेन। ये आप लोगों को याद रखना है। सॉफ्ट लैंडिंग भी आप जानते हो चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर ही की थी, जो दुनिया का अविश्वसनीय क्षण था जिसमें भारत ने वो कारनामा कर दिखाया था। आइए चलते हैं थोड़ा सा मून यात्रा पर। मून यात्रा आपके सामने कुछ इस प्रकार है। चंद्रयान फर्स्ट हमने कब लॉन्च किया था? 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C11 के द्वारा। इंपॉर्टेंट खबर है, याद रखना है। चंद्रयान 2 की बात करूं, चंद्रयान 2 मिशन वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑन जुलाई 22, 2019 जियो सिंक्रोनस लाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। जहां पर यह पहुंचा उस स्पॉट का नाम चंद्रमा पर हमने क्या रखा? तिरंगा पॉइंट। क्या रखा? तिरंगा पॉइंट। जहां पर यह क्रैश हुआ था चंद्रयान 2, याद करो, क्रैश हो गया था। क्रैश विक्रम लैंडर जहां लैंड हुआ था, जहां पर वो क्रैश हुआ था, उस पॉइंट का नाम हमने क्या रखा? तिरंगा पॉइंट। चंद्रयान 3 जो सफल हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा, लॉन्च ऑन जुलाई 14, 2023 LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा। लैंडर कौन था? विक्रम। रोवर कौन था? प्रज्ञान। सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई? 23 अगस्त 2023 को वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचा। इसी को भारत में नेशनल स्पेस डे के तौर पर हमने मनाना शुरू किया। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट इन इंडिया। फादर ऑफ स्पेस साइंस इन इंडिया विक्रम साराभाई, आप लोगों को याद रखना है। एंड जहां पर यह लैंड हुआ उस स्थान का नाम रखा हमने शिव शक्ति पॉइंट। शिव शक्ति पॉइंट, भगवान शिव के मस्तक पर है चंद्रमा, तो उस पॉइंट को हमने क्या नाम रखा? शिव शक्ति पॉइंट इज द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3। ये बातें आप लोगों को याद करते चलना है, तभी लाभ है। हमारे देश में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो इस कार्य को करता है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1969 को हुआ था, आप लोगों को मालूम है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पेस एजेंसी नासा है, जो अमेरिका का है। ये बातें भी आपको धीरे धीरे आगे हम बढ़ते चलेंगे। वेरी गुड, आगे देखिएगा सर। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? व्हाट पोजीशन डिड इंडिया रैंक इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? क्या 91st था, 93rd था, 97th रैंक है, या 99th रैंक है? मुझे पूरा विश्वास है मेरा हर योद्धा इस सवाल का जवाब देने में सक्षम होगा। भ्रष्टाचारियों की सूची में भारत किस रैंक पर है? सवाल ये है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दे रहे हैं सर। दुनिया में भ्रष्टाचारियों में हमारा नाम 91st नंबर पर है। हम 91वें नंबर के भ्रष्ट देश हैं। करप्शन आप जानते हैं हमारी जड़ तक पहुंचने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हम सभी भारतीयों को उसे मिलकर उखाड़ना होगा, नई जनरेशन को संभलना होगा। लेकिन सवाल तो है कैसे? उस कैसे का जवाब हम कभी बाद में देंगे, लेकिन अभी आप आगे बढ़िएगा। यहां पर दुनिया में जहां करप्शन नहीं है, करप्शन फ्री है, उस देश का नाम डेनमार्क है। जहां करप्शन ही नहीं है, दुनिया का सबसे खतरनाक करप्ट कंट्री कौन है? सर साउथ सुडान है।
कौन है? साउथ सूडान है। याद रखना, जहां करप्शन बिल्कुल नहीं है उस देश का नाम डेनमार्क यूरोप का देश है, और जहां दुनिया का सबसे ज्यादा करप्शन है वो अफ्रीका का देश है जो 181 रैंक पर है, और हमारे देश भारत की रैंक 91 है। करप्शन की रैंक देखना है तो हट जाता हूं सामने, आप देख लेना। फिनलैंड की सेकंड रैंक है, सिंगापुर थर्ड है, न्यूजीलैंड फोर्थ है। अगर मैं बात करूं एशिया में पहला देश जहां करप्शन नहीं है और वर्ल्ड में उसकी थर्ड रैंक है, उसका नाम सिंगापुर है। मोस्टली यहां पर सभी किसके देश है? सब यूरोप के देश है, मोस्टली यूरोप के देश है। केवल इनमें से बाहर निकल के आया है एक सिंगापुर और एक न्यूजीलैंड। अगर मैं टॉप 10 की बात करूं, इन टॉप 10 में केवल 2 ही देश बाहर के हैं, नहीं तो सभी यूरोप के हैं जहां करप्शन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अवेयरनेस लाना होगा, लिटरेट होना होगा, समझदारी से कदम उठाना होगा, तभी करप्शन पर विजय हासिल कर सकते हैं, नहीं तो ये दीमक की तरह हमारे देश को खा जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। Who has been appointed as the brand ambassador of the inaugural दिल्ली खेल महाकुंभ? पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? फर्स्ट दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देने का प्रयास करो। इनमें से किस महान खिलाड़ी को यह ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका दी गई है? उनका नाम क्या है? सवाल यह है, उनका नाम है शिखर धवन। शिखर धवन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आप इस सीरीज का लाभ उठा रहे हैं। अगर आपको यहां से आपके ज्ञान में थोड़ा भी वैल्यू एडिशन हो रहा है तो एक बार लाइक करिएगा, कमेंट कर दो, अच्छा लगे तो शेयर कर दो, और आपके सुझाव, बहुमूल्य सुझाव मैं 100% मानूंगा। इसी इरादे के साथ मैं संदीप ठाकुर गुप्ता क्लासेस फैमिली के साथ आपको भी हमेशा आगे प्रयास करूंगा बढ़ाने का। यह हमारा संकल्प है। आगे बढ़िएगा। द दिल्ली गवर्नमेंट लॉन्च्ड विच स्कीम टू सपोर्ट गर्ल चिल्ड्रन? दिल्ली सरकार ने लड़कियों की मदद के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? अब दिल्ली सरकार ने लड़कियों की मदद के लिए कौन सी स्कीम शुरू की है? सवाल यह है, लाडली स्कीम, बेटी बचाओ योजना, लखपति बिटिया योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। अब बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो हमने कहां से? हरियाणा से स्टार्ट किया था बहुत पहले, और वर्तमान में रेखा गुप्ता जी दिल्ली की सीएम है। तो अब सवाल है, दिल्ली की बिटियाओं के लिए कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो उसका नाम है लखपति बिटिया योजना। लखपति बिटिया योजना, यह आप लोगों को याद रखना है। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया पार्टिसिपेट कर रहे हैं आप सभी। हु बिकेम इंडियाज यंगेस्ट मेल एनालॉग एस्ट्रोनॉट एट द एज ऑफ 17? 17 साल की उम्र में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? एनालॉग एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं? जो पृथ्वी पर बैठ के पृथ्वी पर रहते हुए स्पेस का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एनालॉग एस्ट्रोनॉट कहा जाता है। तो फिलहाल हमारे देश में कौन बने हैं? तो सवाल यह है, उनका नाम है आदित्य पांडे। आदित्य पांड्या। वेल डन, बहुत इंपॉर्टेंट जवाब दिया आप सभी ने, और इस सीरीज का आप ऐसे ही लाभ लेते रहें और इसको ऐसे ही प्यार देते रहें। ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा और हम अपनी कामयाबी के शिखर तक सभी पहुंचते रहेंगे। वेल डन, बहुत बहुत बढ़िया। आज की क्लास के अब हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। अंतिम पड़ाव हमारे सामने है AIIA, साइंड एंड MOU विद डैश है। डैश का मतलब इनमें से कोई आएगा। टू इनेबल कैशलेस आयुर्वेदा ट्रीटमेंट अंडर 32 इंश्योरर्स। AIIA ने 32 इंश्योरेंस कंपनियों के तहत कैशलेस आयुर्वेद इलाज को मुमकिन बनाने के लिए इनमें से किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ MOU साइन किया है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप जानते हैं आज हेल्थ इंश्योरेंस नाम का एक ऐसा इंश्योरेंस बन चुका है जो अब बहुतायत हमारे परिवारों में बढ़ते हुए जा रहा है। बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान भी करता है, उनको समय पर इलाज कराने की ताकत देता है, हिम्मत देता है। कारण क्या है? पैसा काफी लगता है, उससे वो बच जाते हैं। तो सवाल है, आयुर्वेद हमारे देश में एक ऐसी पद्धति है जो विश्व की सबसे पुरानी पैथी है। दुनिया में 100 से ज्यादा पैथी है, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी आपने सुना होगा, और आयुर्वेद भी एक पैथी है। चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो सिद्धा हो, ये सब पैथी ही तो हैं। तो उनमें से एक पैथी का नाम है आयुर्वेदा। उसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके साथ टाई अप हुआ है, और उस कंपनी का नाम है जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के तौर पर यह बात हुई है। यह बात आप लोगों को याद रखना होगा। इस तरीके से ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है, ये सारी बातें अभी अभी हुई है। अब सवाल है कि सर आज की क्लास से आपको क्या सीखने को मिला? अगर सच में कुछ वैल्यू ऐड हुई हो तो आप लोग मेरे साथ लगातार बढ़ते रहें, और अगर सच में कुछ मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अब मैं अपनी वाणी को ही पर विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।